हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे बौद्ध धर्म भाग 2 के बारे में। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं, जहां पर हमने महत्वपूर्ण सवालों की बात करी थी। आज भाग 2 आपके सामने है। इसमें भी हम लोग वो सवाल करेंगे जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप भाग 1 को देख सकते हैं और पुराने सवाल भी कवर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है? उस बौद्ध ग्रंथ के विषय में आपको बताना है। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? मिलिंद पन्हो। यह आपसे कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध के जीवन त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ये आपका अगला सवाल है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन में जो भी प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उनमें महा ऐड हो जाता है। जैसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन, उनके घर से निकलना, महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु का होना, और महाधर्म चक्र प्रवर्तन, उनके उपदेश का आना। तो ये सारी चीजें महा लग के ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे आपका जो उत्तर था, उनके जीवन त्याग की घटना, आपको महापरिनिर्वाण याद रखना है। एक सवाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी। ठीक है भाई, अगला सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो नाम होगा धर्मपाल। किसके द्वारा? धर्मपाल। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त सवाल रहेगा। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? उस व्यक्ति का नाम बताना है जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देवदत्त का गौतम बुद्ध से क्या संबंध था, या देवदत्त गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित था। यह आपको कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करना है सभी को। चलिए अगला सवाल है, बोधगया कहाँ स्थित माना जाता है? बोधगया के बारे में बात करेंगे तो यह आपका बिहार में स्थित माना जाता है। कहां पे? बिहार में स्थित माना जाता है। एक सवाल आप सभी को कमेंट करना है कि बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है। यह आपको कमेंट बॉक्स में अपना टैलेंट दिखाना है। बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के टाइम पीरियड में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, वो कहां पे हुआ था? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पे? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अब एक सवाल आपको कमेंट में और बताना है कि अशोक के टाइम में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो कि नीचे है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था? आपको बताना है वो समय किसका था जब बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीनयान और महायान में बंटवारा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा कनिष्क। क्या उत्तर होगा? कनिष्क। एक सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कनिष्क के टाइम में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और ये कहां पर हुआ था। यह आपको कमेंट करने का प्रयास करना है, इसको आप भूलिएगा नहीं। चलिए अगला सवाल आपको बताना है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, यह आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य। क्या होगा? 4 आर्य सत्य। इसको भूलिएगा नहीं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने करी। किसने करी? महाकश्यप ने। और आप इसको भूलिएगा नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगले सवाल की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी?
बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना है वो किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में भाई? ये पाली भाषा में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करना है, किसे देववाड़ी कहा जाता है, या किसे देवताओं की वाड़ी वाली भाषा कहा जाता है, या किसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध ने ऐसा क्या देखा कि इनके अंदर वैराग्य की भावना आ गई? तो ध्यान में रखिएगा, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन 4 चीजों को देखकर ये गौतम बुद्ध परेशान हो जाते हैं और इनमें वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको आप भूलें ना। अगला सवाल है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित हुई थी? किस नगर में पहली बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये राजगृह में। कहां पे? ये राजगृह में। इसको आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, है ना भाई। चलिए, एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि ये राजगृह पड़ता कहां पे है। ये कमेंट करना है आपको कि ये जो राजगृह है वो पड़ता कहां पे है, इसका स्थान क्या है। अगला सवाल है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप ये तीनों किस धर्म से संबंधित हैं? तो इनका संबंध आप बौद्ध धर्म से मानते हैं। किससे मानते हैं? आप बौद्ध धर्म से मानते हैं। इसको भूलिएगा नहीं, है ना भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ा जाए। तो बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो इसके रचनाकार का नाम है अश्वघोष। क्या नाम है? अश्वघोष। इसको भूलिएगा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो वैशाली में की गई थी। कहाँ पे? ये वैशाली में की गई थी और ये आपके लिए जरूरी है, इसको आप याद रखें। चलिए, आपको एक सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये वैशाली नामक स्थान कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी को बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है? बौद्ध धर्म ने समाज के कौन से वर्गों पर ज्यादा प्रकाश या महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है? तो उत्तर होगा महिला और शूद्र पर। क्या होगा भाई? महिला और शूद्र पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है। समझ गए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? आपका अगला सवाल है कि बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए गए हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो दिए गए हैं वो श्रावस्ती में दिए गए हैं। अब एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रावस्ती किस राज्य में पड़ता है। ये आपको कमेंट में बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, या एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जबरदस्त है, आप इसे भी बिल्कुल भूले ना, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था या इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। कहां पे? कुशीनगर में। ठीक है, इसको आप दिमाग में सेट रखना। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित माना जाता है? कौन सा पवित्र स्थान है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो आपको निरंजना नदी के तट पर दिखाई पड़ता है? उत्तर होगा बोधगया। और एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ये बोधगया नामक स्थान आपको कहाँ दिखाई पड़ता है। ये जो स्थान है वो आपको किस राज्य में या किस जगह पर दिखाई पड़ता है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? दोनों धर्मों के उपदेश किसके टाइम पीरियड में दिए गए थे? जब भी ये सवाल पूछेगा तो आपको उत्तर क्या देना है? स्पष्ट रूप से बिंबिसार। ठीक है भाई,
बिंबिसार के टाइम पीरियड में दोनों धर्मों के उपदेश दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? इसके आपको अलग अलग आंसर मिलते हैं, लेकिन आपको सही आंसर का ध्यान रखना है, वैशाली होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपको वैशाली मिलेगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि वैशाली कहाँ पड़ता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये जो वैशाली नामक स्थान है वो आप कहाँ पर देखते हो, कोशिश करिए कि आप कमेंट करके इसका उत्तर बता पाए। चलिए अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे, तो आपको बताना है भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो याद रखें, ये प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा से प्राप्त हुई। कहाँ से? मथुरा से। अब एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दो बताइए। पहला, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? और दूसरा, मथुरा किस भगवान की जन्मस्थली कहा जाता है? ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या नाम दिया है या क्या कहा है? तो याद रखिएगा, निर्वाण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने अंतिम सवाल की बात करेंगे। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वो गंधार कला में किया गया है। ठीक है भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से हमने भाग 1 में 25 सवाल किए थे और ये था भाग 2। यहां पर भी हमने 25 सवाल किए हैं और आपके टोटल कितने सवाल पूरे हो गए हैं? 50 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि हमारा टारगेट था। ये आपका बौद्ध धर्म से हमने पूरा किया है और ये आपके एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। चलिए कुछ और जरूरी बातें कर लेते हैं। अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आप मेरी सारी पेड क्लास कर पाएंगे और ये कोड आपको यूज करना है दीपक सिंह YT10, जहां पर आपको ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी प्लस के बाद। और अगर आप प्लस नहीं ले सकते हैं और फ्री क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा अनलॉक कोड यूज करना पड़ेगा, दीपक सिंह YT10। यहां पर आपको 8 PM की क्लास हमारी मिलती है जो फ्री है, जहां पर आपकी तैयारी अच्छी कराई जाती है। इसके अतिरिक्त में अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारे बहुत सारे बैचेस मिल जाते हैं। ये आपका 7 जुलाई का बैच है जो स्टार्ट हो चुका है। ये आपका 7 जुलाई का बैच है जो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट भी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस का चार्ज क्या है। तो अगर आप 24 महीने का प्लस लेते हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपये पर मंथ पे करना है और अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको 250 रुपये पर मंथ पे करना है। तो इस तरीके से आप जितने लंबे समय के लिए प्लस लेंगे उतना कम आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए जो आपके सुविधाओं हेतु बनी हैं। फिर भी अगर आप कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और रेगुलर वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।